बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। रेड बॉक्स टीवी अपने बेहतरीन असलूब बयान और अवामुन्नास के मसाइल का हकीकी अदराक रखने के बायस रोज़ बरोज़ आप में मकबूलियत हासिल कर रहा है। रेड बॉक्स टीवी ने हमेशा ना सिर्फ आपको भरपूर मावनत फ़राहम की है, बल्कि आपके मसाइल की निशानदेही के साथ साथ उनके हल के लिए भी जामे और ठोस तजावीज़ पेश की हैं। अब रेड बॉक्स अपने शोबा कानून के ज़रिए आपकी भरपूर मुआवनत करने जा रहा है और एक नए सिलसिले का आगाज़ कर रहा है, जिसके तहत आपको प्रॉपर्टी कमर्शियल लॉ के हवाले से ना सिर्फ मुकम्मल आगाही दी जाएगी, बल्कि उनके हल के सिलसिले में आपकी भरपूर हर तरह की मुआवनत की जाएगी, अदालती निज़ाम से लेकर सरकारी महकमों तक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद मुश्तबा तिरमिज़ी एडवोकेट। जैसा कि नाज़रीन मैंने आपसे अर्ज़ किया कि रेड बॉक्स अपने शोबा कानून के ज़रिए आपको कानूनी मुआवनत फ़राहम करने के नए सिलसिले का आगाज़ करने जा रहा है। तो उस सिलसिले में ये पहली वीडियो है जिसका उन्वान है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इस वीडियो को हम दो हिस्सों में आपके सामने पेश करेंगे। तो पहला हिस्सा आपकी खिदमत में पेश है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तारीख़ लगभग 100 साल पुरानी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी कि अंजुमन इमदाद बाहमी, इसका आगाज़ 1925 में हुआ, जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 अंग्रेज़ सरकार ने मंजूर किया। इसके तहत लोगों को तरगीब दी गई कि वो अंजुमन बनाएं और उनको सरकारी रेट से काफ़ी कम कीमत पर सरकारी ज़मीनें फ़राहम की गई, इस शर्त पे कि वो लोगों को सस्ती हाउसिंग स्कीम्स मुतारिफ़ कराएं। और ये सिलसिला तक़सीम हिंद के बाद भी चलता रहा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किसी की निजी मलकियत नहीं होते, बल्कि ये एक इंतज़ामिया इनकी होती है, जिसे मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी कहा जाता है, उसके ज़ेर एहतमाम होते हैं। इसके बाकायदा इलेक्शंस होते हैं। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्लॉट ख़रीदता है वो उसका मेंबर होता है। तमाम मेंबर्स मिल के इलेक्शन करते हैं और मैनेजिंग कमेटी को मुंतखब करते हैं। बाद अज़ा मैनेजिंग कमेटी एक मज़ीद इलेक्शन के ज़रिए अपने सदर, जनरल सेक्रेटरी, ख़जानची और दीगर मेंबरान का तकर्रुर करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से जहाँ लोगों को आसानियाँ हैं, वहाँ बहुत से लोगों को से शिकायत भी हैं, बहुत से मसाइल भी हैं। आज के हमारे इस वीडियो का बुनियादी तौर पर मकसद यही है कि सोसाइटी और मेंबरान के दरमियान जो मसाइल हैं उनको ना सिर्फ उजागर किया जाए, बल्कि उनकी निशानदही की जाए, ताकि इस सिलसिले में मुश्किलात कम से कम हो सके और लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ तरगीब दिलाई जा सके। क्योंकि बहरहाल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुकाबले में बहुत सस्ती पड़ती हैं और उसमें किसी शिकायत होने की सूरत में मुतअद्दिद फ़ोरम भी हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुकाबले में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में चूँकि ये स्कीम 33 में और कराची के इलाके स्कीम 45 में है, स्कीम 33 अब इस वक्त तरक्की और तजवीज़ के मराहिल से गुज़र रही है, जबकि स्कीम 45 अभी उसकी तरक्की का आगाज़ कुछ अरसे में होने जा रहा है। बहुत सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कायम हैं, बहुत सी जगहें अभी खाली हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की शुरू में फ़ाइल ख़रीदी जाती है सोसाइटी से, और जब सोसाइटी का लेआउट प्लान यानी कि उसका नक्शा मंजूर हो जाता है, तो उसके बाद फिर इसका कब्ज़ा देने का सिलसिला शुरू होता है और लैंड डिमार्केशन वगैरह का सिलसिला शुरू होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जब किसी प्लॉट की फ़ाइल ख़रीदी जाती है तो ना सिर्फ उसकी कीमत मार्केट प्लॉट के मुकाबले में निस्बतन काफ़ी कम होती है, बल्कि उसकी अदायगी भी कई एक साथ में होती है। शुरू में जो बुनियादी तौर पे अदायगियाँ होती हैं वो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लैंड है। कॉस्ट ऑफ लैंड भी आपसे कई किस्तों में ली जाती है। उसके अलावा आउटर डेवलपमेंट चार्जेस हैं, इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस हैं, और जो जो सोसाइटी डेवलप होती जाती है जो मुख्तलिफ जो है वो चार्जेस आपके सामने लाए जाते हैं, लेकिन वो बराए नाम होते हैं। इस पर ख्याल बुनियादी तौर पर यह रखना होता है एक मेंबर के लिए कि वो अपने वाजिबात बर वक्त अदा करता रहे, इस तरह ताकि सोसाइटी को फिर मौका नहीं मिलता कि उनका प्लॉट कैंसिल करे। और यही असासा जो उसने कम दामों में और कई किस्तों में अदायगियाँ करके ख़रीदा होता है, वो आगे जाके उसके लिए एक ग्रां कदर असासे में तब्दील हो जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी और मेंबरान के जो आम तौर पे झगड़े होते हैं, उसमें बुनियादी झगड़ा ये होता है कि सोसाइटी से मेंबरान को अक्सर शिकायत ये होती है कि जी उनको ज़मीन का कब्ज़ा नहीं दिया जा रहा, या सोसाइटी रिकॉर्ड में उनके नाम और उनके कवायफ का इंदराज नहीं किया जा रहा। सोसाइटी के पास तमाम तर रिकॉर्ड होता है मेंबरान का। इसका कस्टोडियन डिपार्टमेंट जो है वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, लेकिन वहाँ फ़ाइल का रिकॉर्ड नहीं होता। वहाँ सिर्फ जो
اوریجنل مالکان یا اصلی مالکان ہیں ان کے ناموں کی لسٹ وہاں موجود ہوتی ہے۔ کوآپریٹو سوسائٹیز کا سالانہ جنرل باڈی اجلاس ہر سال منعقد ہوتا ہے، جس کی باقاعدہ اجلاس دی جاتی ہے، جس میں مختلف کوآپریٹو سوسائٹی جب اپنے سالانہ جنرل باڈی کا اجلاس کا انعقاد کرتی ہیں تو نہ صرف ممبران کو اطلاع دیتی ہیں، وہ ممبران کے لیے بہترین ایک فورم ہوتا ہے اپنے شکایات بیان کرنے کے لیے، الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے اور اپنے تمام مسائل کو مینجمنٹ تک پہنچانے کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم اس ویڈیو کا بہت جلد عنقریب دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں ہم کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 2020 جو کہ ترمیم شدہ قانون ہے، رولز ہیں اور نئی کوآپریٹو عدالت کے حوالے سے آپ کو تفصیلی آگاہی دی جائے گی، اور آپ کو جو بھی شکایات پیش ہوتی ہیں اس کے لیے رجسٹرار آفس سے کس طریقے سے رجوع کرنا ہے، آپ کو کوآپریٹو عدالت سے کس طرح رجوع کرنا ہے، کس طریقے سے آپ اپنے مفادات کا دفاع کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تمام آگاہی آپ کو اگلے ویڈیو میں دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید مجتبیٰ ترمذی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔